अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एप्टीट्यूड टेस्ट एडवांस मैथमेटिक्स, ये मैं फास्ट यूनिवर्सिटी का मेरे पास पास पेपर आ गया है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें 50 क्वेश्चन है, वो सारे आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। फास्ट यूनिवर्सिटी में एडवांस मैथ के भी सवाल आते हैं और बेसिक मैथ के भी सवाल आते हैं। इसके बाद मैं बेसिक वाला सॉल्व कर दूंगा। आई क्यू का भी उसमें जो है ना एक क्वेश्चन होता है आपके पास, वो भी मैं सॉल्व करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं सॉल्व करूँ। वैसे तो मैंने इससे पहले जो प्रीवियस सॉल्व किया वो मैंने सॉल्व किया जो है ना प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैं जो सॉल्व कर रहा था आपके लिए, मैं उस तरह नहीं सॉल्व कर रहा था, मैं सॉल्व कर रहा था चैप्टर वाइज। मैं बाकायदा चैप्टर आपको ब्रीफ करूंगा, उसमें जितने फार्मूले होंगे वो ब्रीफ करूंगा, कुछ क्वेश्चन उठा के कर दूंगा। मेरे पास एनएडी यूनिवर्सिटी का पास पेपर था, मैंने वही सॉल्व कर दिया था। वो सबके लिए है, वो सिर्फ एनएडी के लिए नहीं है, बल्कि एनएडी, नस्ट, फास्ट, कराची यूनिवर्सिटी, दाऊद, उर्दू यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी, सबके लिए। तो जिस कंडीशन के तहत मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो सबके लिए होगा कि मैं बाकायदा चैप्टर सॉल्व करूँगा, एक चैप्टर आपको ब्रीफली समझाऊंगा और उसके बाद जो है ना उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा एमसीक्यूज़ के। ये खालिस फास्ट के हैं, फास्ट का मैं ये पेपर भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ये खालिस फास्ट के हैं आपके पास, और इसका पेपर भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है फास्ट यूनिवर्सिटी में, क्वेश्चन नंबर 1। ये 50 क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट में कह रहा है कि फाइंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी निकालना है। आपके पास सेट ए दिया हुआ है एंड सेट बी दिया हुआ है। सेट ए दिया हुआ है आपके पास ए ई आई ओ यू, और सेट बी दिया हुआ है आपके पास ए बी सी डी। सबसे पहले मैं ए माइनस बी मालूम करूँ। ए माइनस बी का मतलब सेट ए में जो बचेगा वो लिख देंगे, जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ए कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया ई आई ओ यू, यानी ए माइनस बी का रिजल्ट ये आ जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ, यानी ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी कह रहा हूँ। सवाल ये है आपके पास, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। बी ये रहा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा नल सेट। ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर, तो पहले पार्ट का आंसर जो है वो नल सेट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हमने सॉल्व करके देख लिया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया होता कहता कि ए एंड बी आर टू डिस्टेंट सेट, सही ना, दोनों डिफरेंट सेट होते हैं हमारे पास, देन तब भी यही आंसर आता कि ए माइनस बी का मतलब ऐसे होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है सेट ए। सेट ए में जो एलिमेंट बचेगा वो, और इसका इंटरसेक्शन बी के साथ निकालेंगे तो ए अलग सेट है और बी अलग सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है नहीं दोनों में, तो नल सेट आ जाता आंसर, अगर वो सेट नहीं देता तब। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ बोथ द वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए हुए हैं आर परपेंडिकुलर। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लेमडा निकालना हमने, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। टू के लिए हमें कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा। दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए दिया हुआ है आपके पास, वेक्टर ए में दिया हुआ है 2i माइनस जे माइनस 2 के, और वेक्टर बी दिया हुआ है आपके पास 3i माइनस लेमडा जे 2 लेमडा जे। कंडीशन दी हुई है बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है, जे डॉट जे 1 के इक्वल होता है, और के डॉट के 1 के इक्वल होता है। तो आई से आई मल्टीप्लाई होगा, 6 आई डॉट आई 1 के इक्वल, माइनस माइनस प्लस, जे इससे मल्टीप्लाई होगा 2 लेमडा जे डॉट जे 1 के इक्वल होगा, और यहाँ के तो है नहीं, 0 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, 2 लेमडा इक्वल टू 6, लेमडा इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ये 2 लेमडा इक्वल टू 6 प्लस के बजाय माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल होने के बाद आ जाएगा -3। तो इसके ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है -3, ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है -3, तो इसका आंसर है -3 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्हेन देयर आर 10 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हमारे पास 10 बॉल हैं, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल है या परमुटेशन से रिलेटेड सवाल है कि वो कह रहा है कि देयर आर 10 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, 10 बॉल्स हैं हमारे पास डिफरेंट कलर के, सारे अलग अलग कलर के। इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज 7 बॉल, हमने 10 में से जो है ना सेलेक्ट करना है 7 बॉल, तो बॉल 10 है और 7 सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ वेज बताना है। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक समझा दिया, परमुटेशन वाला टॉपिक रह गया है, इसके बाद मैं परमुटेशन वाला भी सारा टॉपिक समझा दूंगा ताकि आपको हो जाए। तो 10 और आगे उसमें उसने एक शर्त और रखी है, कह रहा है कि जो है ना इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज 7 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, ब्लैक एंड वाइट बॉल्स आर एक्सक्लूडेड, यानी ब्लैक और वाइट, यानी वो जो 10 बॉल है उसमें 2 बॉल ऐसे भी हैं जिनमें से एक का कलर ब्लैक है और एक का कलर वाइट है, वो नहीं होने चाहिए, तो हम उन दोनों को निकाल देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल बचेंगे हमारे पास 8, और हमने सेलेक्ट करने हैं उसमें से 7 बॉल, सही है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉल को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सेलेक्ट करेंगे उसे हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज परमुटेशन में निकालने का फॉर्मूला है NPR, ये हो जाएगा 8p7, सही है ना। NPR को सॉल्व करेंगे तो फार्मूला ये है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो n दिया हुआ है 8, 8 माइनस 7, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पे फैक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है जी। तो 8 माइनस 7, ये जो है ना नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ बॉल 10 थे, 10 में से वो कह रहा है कि 2 बॉल ब्लैक एंड वाइट जो है ना हम बाहर निकाल देंगे और हमने 7 बॉल सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज निकालना है, तो फार्मूला NPR, तो 8p7, मैंने कहा NPR सॉल्व करने का फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 7 फैक्टोरियल का मतलब 1 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, तो आंसर इसका आएगा 8 फैक्टोरियल, ये आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास वैल्यू दी हुई है 4 में cos थीटा sin थीटा 0.22, हमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओपन कर लें इसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये इक्वल होता है 1 के, और 2 और इसकी वैल्यू दी हुई है 0.22, ये हो जाएगा 0.44, 1 में से माइनस कर दें 0.44, 10 में से 4 निकालेंगे 6, 9 में से 4 निकालेंगे 5, ये आ जाएगा 0.56, ऑप्शन में ये दिया हुआ है 0.56, तो लिख देंगे 0.56। मैं आंसर लिखता जा रहा हूँ ऑप्शन का, आपको मैं अपलोड कर दूंगा, सारे ऑप्शन आपके पास दिए हुए, आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइंट इन द रेशो, एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से मिलकर बन रही है, इन 2 पॉइंट से मिलकर बन रही है, पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 1 और 2, 7 और -4, यानी 1 और 2, 7 और -4, हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है। वो पॉइंट डिवाइड कर रही है इस लाइन को इस रेशो से, 1 और 2 के रेशो से, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने का रेशो थ्योरम फार्मूला है, फार्मूला ये है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 दिया हुआ है 1, x2 ये रहा 7, m2 दिया हुआ है 2, x1 ये रहा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
m1 दिया हुआ है 1, y2 दिया हुआ है -4, m2 दिया हुआ है 2, y1 दिया हुआ है 2, तो 2 + 2 ये सब कर क्या है आप 7 चैप्टर में 7 + 2 डिवाइडेड बाई 3 -4 + 4 डिवाइडेड बाई 3 तो 0 हो जाएगा। ये 9/3 का मतलब 3, तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ डिवीजन 3 और 0। ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास डी में 3 और 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, 3 और 0 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा कि फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन व्हेन a = 4 एंड r = 1/3। हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीरीज निकालनी है जीपी की, ठीक है ना, जिसमें a और r की वैल्यू दी हुई है। a की वैल्यू गिवन है 4, r की वैल्यू दी हुई है 1/3। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज निकालने का आर स्क्वायर क्यूब पावर 4 चलता रहेगा हमारे पास। ए दिया हुआ है 4, ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, ए अपनी जगह पे इसका स्क्वायर करेंगे 4/9, ए अपनी जगह पे है इसका क्यूब करेंगे तो 4/27 और ये चलता रहेगा। तो ये एक सीरीज दी हुई है यहाँ पे 4, 4/3, 4/9, 4/27। तो हमारे पास आंसर में ये आएगा 4, 4/3, 4/9, 4/27, ये आंसर चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हमें डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन दिया हुआ 7x पावर 6 + 6x पावर 5 + 5x4, 7x पावर 6 + 6x पावर 5 + 5x पावर 4। हमें डेरिवेटिव निकालना है इसका। ये 7 एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 6x पावर 5, 6 एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 5x पावर 4, 5 एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 4x पावर 3। पोलिनोमियल फॉर्म है ना ये, पावर और बेस को करते हैं। पावर जो है एज इट इज़ उतारते हैं, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, पावर हो जाता है। फिर बेस को करेंगे, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, 1 आ जाएगा। 7 6 42, 30, 20x की। तो ये ऑप्शन में आपके पास आंसर दिया हुआ है, पार्ट नंबर सी। तो इसका आंसर ये लिखेंगे, मैं आंसर लिख रहा हूँ 42x पावर 5 + 30x पावर 4 + 20x की। ये पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी कह रहा है कि फाइंड द 5th डेरिवेटिव। हमने 5th डेरिवेटिव निकालना है इसका। फंक्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फंक्शन ये दिया हुआ है e की पावर है, 5 टाइम डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन का वेरिएबल x है और फंक्शन में कहीं x मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये सारे कांस्टेंट है। जब मैं इसको फर्स्ट टाइम ही डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। अब जितने टाइम भी करते रहे 0 को, सबका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको कह रहा है कि सिंगुलर है। हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। नाइन और मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 2, 4, 4 और x। और इस मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम डिटर्मिनेट निकालेंगे और वो 0 आना चाहिए। तो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसको 0 के इक्वल ले लेंगे। निकालें वैल्यू ऑफ x, 4 4 16, 2x = 16, x की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू 8 आ गई। तो इसका आंसर 9 का 8 है। ऑप्शन में 8 दिया हुआ है आपके पास डी में।
पार्ट नंबर 10 में भी हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि जो है ना ये दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, सही है ना, और एक दिया हुआ है सिंगलटन और एक दिया हुआ है नल। तो हम चेक करेंगे ये मैट्रिक्स पार्ट नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ये लिखा हुआ है 2 4 4 और 2, सही है। हमें चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेट निकालना होगा, डिटर्मिनेट फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 4 - 16 ये आ जाएगा -12। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 2 sin 45 cos 45 की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल दिया हुआ है हमारे पास ये सारे चैप्टर वाइज मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर अलग अलग करके सारे फार्मूले बताऊंगा, फिर उससे बहुत सारे सवाल कर दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो सिर्फ यही सवाल नहीं, बाकी जितने क्वेश्चन है वो कर लेंगे। अब सवाल हमारे पास ये लिखा हुआ है 2 sin 45 cos 45। आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर दें, वरना मेरे पास फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा। तो इसे भी हम यूँ लिख सकते हैं sin 2 थीटा की वैल्यू दी हुई है 45, 45 2 से मल्टीप्लाई होगा 90 और sin 90 1 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का 1, सही है। और अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते तब भी हो जाता है, 2 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, √2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 तब भी 1 आ जाता है। आप फार्मूला पुट करके कर लें तब भी 1 आ जाएगा। ये दोनों सूरतों में तेज़ी से सवाल हो जाएगा, बड़े आसान से सवाल दिए हुए हैं साथ कुछ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास लिखा हुआ है आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है सर्किल, पॉइंट सर्किल, नन इलिप्स। तो ये कंडीशन, ये रेडियस निकालने का फार्मूला था। सर्किल अगर हमारे पास जनरल फॉर्म में हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल को, सही है ना। सर्किल का रेडियस निकालने का अंडर रूट में हम लेते हैं, आर से स्क्वायर हटाते हैं, उस तरफ वाली वैल्यू को रूट में ले लेते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल को। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ए की वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस वाई और बी की वैल्यू दी हुई है एक्स माइनस वाई। हमें वो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ ए बी निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड। ये मैंने किया हुआ है प्रोबेबिलिटी का, अभी मैंने 2 दिन पहले ये सारा समझाया था आपको एनएडी के टेस्ट के हवाले से, और सारी चीज़ें डाली हुई थी, वो आप देखिए तो प्रोबेबिलिटी आपका क्लियर हो जाएगा जैसे भी सवाल आए। ख़ास मैंने उसमें जो है ना डाइस के, कॉइन के और कार्ड के सवाल किए। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड कार्ड की, सही है ना। मैंने वहाँ बताया आपको एक कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है ना, पैक ऑफ कार्ड में जो है टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं। उसमें रेड कार्ड जो होते हैं वो 26 होते हैं और ब्लैक भी 26 होते हैं। रेड 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, मैंने कहा था एक को हम डायमंड कहते हैं और एक को हम हार्ट कहते हैं। 13 ये होता है, 13 ये होता है। ब्लैक भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक को क्लब कहते हैं और एक को हम स्पेयर्ड कहते हैं, फुल बना हुआ होता है। 13 ये होता है, 13 ये होता है, 52 हो जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा कि वो कह रहा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, रेड कार्ड निकालने की फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक।
तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, एक कार्ड ड्रॉ करना है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आएगा 52, C1 का मतलब 52। और इवेंट दिया हुआ है कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड कार्ड 26 है, तो ये हो जाएगा 26। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का मैंने फार्मूला बताया था आपको, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। स्मॉल एन ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जर्वेशन, आउटकम्स ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जर्वेशन, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 1/2। तो ये जो एलईडी वाला मैंने प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर सॉल्व किया था, आप जाके देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है। अब हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है इस फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 15। कर्व ये दिया हुआ है x² माइनस y² / 5 इक्वल टू, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालना है। ये कर्व जो है वो हाइपरबोला, आपको पता है बीच में माइनस है, प्लस होता तो पैराबोला होता, ठीक है। और हाइपरबोला x पॉजिटिव है तो x एक्सिस पर है। तो इसको अगर हम जनरल फॉर्म से हमें तो निकालना है, हमें निकालने के लिए कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई c चाहिए। तो इसको अगर मैं कंपेयर कर लूँ इससे, x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1, तो a² की वैल्यू आ जाएगी 1, b² की वैल्यू आ जाएगी 5। इन केस ऑफ हाइपरबोला निकालने, हाइपरबोला में इन केस ऑफ हाइपरबोला एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं c² - a² इक्वल टू b²। और इलिप्स में यही फार्मूला हम इस तरह यूज़ करते हैं कि a² - c² इक्वल टू b²। हाइपरबोला में c ग्रेटर देन a होता है और इलिप्स में a ग्रेटर देन c होता है। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा a² + b²। a² की वैल्यू आपके पास 1 है, b² की वैल्यू 5 है, 6 आ गया। c की वैल्यू निकालेंगे ±√6। हाइपरबोला x एक्सिस पर है और ओरिजिन पर है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालने का फार्मूला हमारे पास हाइपरबोला का ये है, ±c और 0। c की वैल्यू आ गई ±6 और 0। तो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन डी में आंसर ±6 और 0, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आ गया सारी चीज़ें। अच्छा, ये भी मैंने सारी डराइव की हुई है, मतलब चैप्टर वाइज मैंने डराइव किया हुआ है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, चैप्टर नंबर 9 में आप जाकर के देखिए तो इसकी डेरिवेशन है। आप डेरिवेशन देख लेंगे तो फार्मूले बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। खैर मैं चैप्टर वाइज एप्टीट्यूड के हवाले से भी आऊँगा तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा सॉल्व करके दिखाऊँगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास सवाल है, इंटीग्रेशन का सवाल है जिसे हमने सॉल्व करना है। cos x डिवाइडेड बाई √sin x। सवाल ये दिया हुआ है, cos x डिवाइडेड बाई √sin x इंटीग्रेट करना है। तो जाहिर सी बात है ये जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको ऊपर ले जाए, इस पर पावर 1 से वैसे ही कम है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब मैंने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे सवाल मैंने किए हुए, इंटीग्रेशन के सारे सवाल किए हुए। मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन हम 3 फंक्शन को डायरेक्ट वे में करते हैं, एक पोलिनोमियल, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब दिया हुआ हो तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो गिवन है उस पर पावर है या नहीं है। तो जो फंक्शन एक फंक्शन पर पावर, तो इसमें ये फंक्शन का काम करेगा, ये डेरिवेटिव का काम करेगा। साइन का डेरिवेटिव मौजूद है, जब फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो अकॉर्डिंग टू रूल हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देंगे, हाफ में 1 ऐड करेंगे, यहाँ भी हाफ में 1 ऐड करेंगे +c। तो हाँ 1 में से हाफ निकालेंगे, हाफ बचेगा, चाहे तो रूट में ही लिख दें, ये भी हाफ हो जाएगा, ये 2 पलट जाएगा। और ये sin x पता नहीं रूट में दिया हुआ है या नहीं, मैं आंसर देख रहा हूँ, रूट में ही दिया हुआ है। इसका जो है ना आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है 2 √sin x +c, वरना पावर फॉर्म लिख देते हैं, साइन की पावर हाफ जो है ना उसने रूट फॉर्म में दिया हुआ है ये। अब हमें कह रहा डिफ्रेंशिएट करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। जब हम किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एज इट इज कॉपी होता है, फर्दर उसके पावर को करते हैं, पावर पोलिनोमियल फॉर्म है, तो ये 3x² हो जाएगा e की पावर x³। तो ये इसका आंसर आएगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास आंसर। तो इसका आंसर दिया हुआ है पार्ट बी में 3x² e⁻³ क्वेश्चन नंबर 17।
18। 18 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर। सही है ना, हमने सम निकालना है फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर का, 1 + 3 + 5 चलता रहेगा। सही है ना, और ये एन तक फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर। ये चैप्टर नंबर 5 में है फर्स्ट ईयर का। सही है ना, चैप्टर नंबर 5 भी मैं अपलोड कर चुका हूँ सॉल्व करके, वहाँ जाके देखिए। अगर ये सीक्वेंस से होता 1 2 3 4 5 एन तक जाता तो फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालने का ये फार्मूला। ये तो सीक्वेंस से नहीं है, पहले मुझे इसका जो है ना एन टर्म निकालना पड़ेगा। और ये ए पी है, ए पी है तो एन टर्म निकालने के लिए फार्मूला आ जाएगा ए + n - 1 × डी। ए दिया हुआ है 1, एन एन है, डी दिया हुआ है हमारे पास 3 - 1 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2n - 2, तो ये हो जाएगा 2n - 1। ये एन टर्म आ गया, इस पर हम ऑपरेट कर देंगे सम। 2 बाहर निकालें, सम ऑफ n, सम ऑफ 1। सम ऑफ n निकालने का फॉर्मूला है n × n + 1 / 2, और 1 n टाइम तक जा रहा है, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा n² + n, और ये -n, इससे ये कैंसिल। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर निकालने का फार्मूला हमारे पास आ गया n²। तो हम लिख देंगे n²। ये चैप्टर 5 में, जिसे मैंने डायरेक्ट आपको करके दिखाया है कि जो भी हमारे पास सीरीज गिवन होगी उसका जनरल टर्म निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे। जो nth टर्म आएगा उस पर हम सम ऑपरेट कर देंगे, हमारे पास फार्मूला आएगा। हमारे पास 3 फार्मूले, ये फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर निकालने का, n तक जा रहा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर निकालने का ये फार्मूला है, यानी स्क्वायर फॉर्म में नेचुरल नंबर हो, सीक्वेंस है। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर निकालने का ये फार्मूला है, n × n + 1 / 2 का हो। इस पर 3 फार्मूले देंगे, सिंपल फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, स्क्वायर फॉर्म में फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो, क्यूब फॉर्म में। तो ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर था, उसका फार्मूला हमने यूज किया। क्वेश्चन नंबर 19, डिटर्मिनेट दिया हुआ, इवेल्युएट करना। 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये है, x y z स्क्वायर, x² y z, x y² z, ये दिया हुआ है x/y, y/x, ये दिया हुआ है y/z, z/y, और ये दिया हुआ है z/x, x/z। इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है इसे, ठीक है जी। इसे कॉलम वाइज रो वाइज ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा। तो बजाय हम कॉलम वाइज रो वाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के, जाहिर सी बात है डायरेक्ट कर लें, हमारे पास टाइम कम होता है। ये फर्स्ट एलिमेंट हमने लिखा, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा xy/z², और ये इससे मल्टीप्लाई होगा z²/x²। ये सेकंड लिखा मैंने, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा x² yz, x²/yz, और यहाँ आ जाएगा yz/x²। जैसे यहाँ है xy/z², z²/x²। थर्ड वाले में भी इसी तरह आएगा, प्लस ये कॉलम ये रो कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा xz/y², और ये हो जाएगा y²/xz। सबको मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, z² से z² कैंसिल, बच जाएगा x² y²। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x² से xy कैंसिल, z² से मल्टीप्लाई होगा z⁴। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो yz से yz कैंसिल, x² से मल्टीप्लाई होगा x⁴। माइनस माइनस प्लस, x² से x² कैंसिल, yz से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा y² z²। ठीक है जी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा y² से y² कैंसिल, बच जाएगा x² z²। ये इससे मल्टीप्लाई होगा xz से xz कैंसिल, बच जाएगा y⁴। इसको अरेंज करके लिख लें x² y² x² y² प्लस y² z² प्लस
एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 माइनस जेड पावर 4। ये ऑप्शन डी में आंसर दिया हुआ है आपके, तो हम डी वाला आंसर लिख देंगे। ठीक है जी, तो डी में आंसर इसके ये आ रहा, डायरेक्ट कर दिया तेज़ी से हमने। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 माइनस जेड पावर 4। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है जी, 20 में हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्किल इफ अ पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्किल। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है तो सही है। हम पढ़ क्या है, नेचर ऑफ टेंजेंट कहलाता है, नेचर ऑफ टेंजेंट। नेचर ऑफ टेंजेंट से मुराद ये है कि किसी सर्किल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्किल के बाहर है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे, और अगर कोई पॉइंट सर्किल पर है तो 1 टेंजेंट ड्रॉ होगा, और अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो सर्किल को टच करते हुए दिखते हैं। तो पॉइंट सर्किल पर है तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, आउटसाइड द सर्किल है तो यहाँ यही कह रहा क्या हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्किल इफ अ पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्किल। तो आंसर में 1 और 2 दोनों दिया हुआ है, तो हमारे पास 20 का आंसर है 2। ये आंसर हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन हो गया। आइए 21 करते हैं, मिटा रहा हूँ ये मैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है हमारे पास साइन 15 की वैल्यू बतानी है। 21 सही है ना। सवाल हमारे पास ये है साइन 15 की वैल्यू बतानी है। जाहिर सी बात है हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, तो इसे मैं इस तरह लिख दूँ 45 माइनस 30 साइन 15 हो जाएगा हमारे पास। सही है ना। हम 30 के डिफरेंस से ही तो एंगल को ब्रेक करते हैं। जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, तो वहाँ बताया हुआ है कि अगर किसी एंगल में 5 आ जाए तो हम एक एंगल 45 का लिख देंगे। फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 45 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। साइन कॉस 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2, और ये हो जाएगा 1/2√2। इसका एलसीएम ले लेंगे 2√2, ये आ जाएगा √3 - 1। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। आंसर दिया हुआ है हमारे पास। नहीं, आंसर में थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। चेंज ये किया है कि इस √2 को ख़त्म किया। इस √2 को ख़त्म करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया है। तो √2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 मल्टीप्लाई बाई √3 √6, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √2, ये 2 √2 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये आ जाएगा √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4। ये ऑप्शन में दिया हुआ है √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4, √6 माइनस √2। जाहिर सी बात है ऑप्शन में जो दिया होगा वही लाना है हमें, तो उसे सॉल्व करेंगे। ये 21 का आंसर है। 22 ठीक है जी, ये दिया हुआ था साइन 15 की वैल्यू निकालनी है हमने इसे इस तरह ब्रेक करके निकाला। इसके बाद हमारे पास बाई पार्ट से एक क्वेश्चन दिया हुआ है 22 ये दिया हुआ है। बाई पार्ट में हमें पता है एक को हम यू लेते हैं, एक को वी लेते हैं, यानी एक को डिफरेंशिएट करना होता है और एक को इंटीग्रेट करना होता है। हमेशा डिफरेंशिएट उसे करते हैं जिसकी पावर कम हो। इसकी पावर कम होगी, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। जिसे डिफरेंशिएट करेंगे उसे यू लेंगे, और जिसे इंटीग्रेट करेंगे उसे डी वी लेंगे। यही हमारे पास फार्मूला है, यू इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन वी इंटू डी यू। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए। बस ये ख्याल रखना है कि हम 3 फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन देता हो तो बजाय उसको इंटीग्रेट करने के डिफरेंशिएट करना होता। सही है ना। तो एक को यू लेंगे, एक को वी। तो यू मैंने कहा जिसको डिफरेंशिएट करेंगे इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये रहा फॉर्मूला यू। इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल को, यही आ जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करेंगे यही आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx। ये आ गया x² e⁻x। ये 2 बाहर निकाल लें। दोबारा ये बाई पार्ट की कंडीशन बन गई, दोबारा फार्मूला अप्लाई कर लें।
इसको डिफरेंशिएट करेंगे u, इसको इंटीग्रेट करेंगे यही आ जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करेंगे यही आ जाएगा, और x को डिफरेंशिएट करेंगे dx आ जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस टू एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस सी, ये टू इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस टू एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस माइनस प्लस टू ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस सी। ये ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है आपको 22। ई रेस टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया उन्होंने, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू ये आ गया, ये बना के दिया हुआ है। तो आपका बाइक का इसका आंसर ये है, ई रेस टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस सी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक को हमने डिफरेंशिएट करना होता है और एक को इंटीग्रेट करना होता है। हमेशा उसको डिफरेंशिएट करते हैं जिसकी पावर कम हो और दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन अगर लॉगरिथमिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास सवाल दिया हुआ है 23 में, कह रहा है कि द फोकस ऑफ पैराबोला इज 0 माइनस 3। एक पैराबोला का फोकस दिया हुआ है 0 माइनस 3। हमें सवाल ये पूछ रहा है देन इट इज कप ऑफ पैराबोला, यानी उसका कप, पैराबोला इस तरह होता है ना, ये कप राइट की तरफ है, ये कप लेफ्ट की तरफ है, ये कप अप है ऊपर की तरफ, और ये कप डाउन है नीचे की तरफ। तो फोकस दिया हुआ है 0 और -3। फोकस का कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर है, तो पैराबोला या तो अप बनेगा या डाउन बनेगा। चूंकि नेगेटिव है लिहाजा डाउन बनेगा, पॉजिटिव होता तो ऊपर बनता। तो इसका आंसर है कप डाउन पैराबोला। ठीक है जी। फोकस का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर होता तो कप राइट होता या कप लेफ्ट होता। ठीक है जी। तो ये दिया हुआ है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 24 में सॉल्व करना हमने उसे दिया हुआ है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना। वैसे तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, लेकिन वो साइन फॉर्म में ही रहेगा। लिहाजा ज़्यादा बेहतर ये है कि इसका एलसीएम इस तरह ले लिया जाए। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, इससे ये कैंसिल 1 और 1 2, इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा। ऑप्शन में देखें क्या आंसर दिया हुआ है ये 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 4 थीटा, 24 का आंसर। ये आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर। 25 क्वेश्चन नंबर 25 में वो हमें कह रहा कि हमें डेरिवेट निकालना है tan स्क्वायर एक्स का। पावर करेंगे 10 को करेंगे, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स। आंसर दिया हुआ है हमारे पास 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स ए में, तो यही लिख देंगे। हालांकि हम सेक को दोबारा 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसने कन्वर्ट नहीं किया, इसी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है। दोबारा हमें दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर 3x क्यूब, लिमिट दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26 ये दिया हुआ है सवाल, हमें इंटीग्रेट करना है 0 ln e रेस टू दी पावर 2, ये लिमिट है 0 to ln e रेस टू दी पावर 2 एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर 3x क्यूब। सही है, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, पावर को पहले लिख लें, हम इसे log e 1 के इक्वल होता है, तो लिमिट हो जाएगा 0 to 2, हमने पहले लिमिट ही सॉल्व कर लिया। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये फंक्शन का काम करेगा। इसका डेरिवेटिव चाहिए 9x स्क्वायर, 9 नहीं है, 9 से डिवाइड कर दें और 9 से मल्टीप्लाई कर दें, डेरिवेटिव मौजूद है, लिमिट 0 to 2, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा 3x क्यूब 0 to 2, लिमिट अप्लाई कर दें 1/9
ई रेज टू दी पावर 3x की वैल्यू हमारे पास अपर लिमिट दी हुई है 2 का क्यूब, 3 0 का क्यूब, लोअर लिमिट 0, 2 का क्यूब 8, 8 3 ज़ा 24, और ई रेज टू दी पावर 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1/9 ई रेज टू दी पावर 24 माइनस 1, ये ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है ए में, तो यही लिख देंगे हम 1/9 ई रेज टू दी पावर 24 माइनस 1, ये आंसर सही है ना। और आप ये भी लिमिट अप्लाई करते तब भी वो हो जाता, मैंने पहले लिमिट को ही सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था। 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, हमने 2 पॉइंट दिया हुआ, उसके दरमियान डिस्टेंस निकालना है 2 - 6 एंड 6 - 3। तो हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला ये होता है y2 - y1, y2 की जगह ये दिया हुआ, y1 की जगह ये दिया हुआ है प्लस का 6 की जगह, x2 - x1। 6 में से 3 निकालेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 2 निकालेंगे 4, 16, 25, 5 आ जाएगा। 5 ऑप्शन में होगा, इसके मौजूद है सी में, तो इसका आंसर है 5। डायरेक्ट किया हमने। जाहिर सी बात है, आप एमसीक्यूज वाले सवाल कर रहे हैं, सारे फार्मूले वगैरह लिख के कोई करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। कह रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन गिवन है, हमने उसका स्लोप निकालना है। लाइन की वैल्यू गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है 5x डिवाइडेड बाई 2, 5 लाइन की इक्वेशन ये गिवन है 5x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 7y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49/10। लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला है -a/b। ए कोएफिशिएंट ऑफ x है, ये दिया हुआ है 5/2, बी कोएफिशिएंट ऑफ y है 7/2, इससे ये कैंसिल, -5/7 आ जाएगा। -5/7 आंसर में दिया हुआ है बी ऑप्शन में 28। बजाय इसके कि मैं फॉर्म में लाता फिर उसे कंपेयर करता, हमें तो तेज़ी से आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ सेंटर इज 0 0। अगर सेंटर 0 0 हो तो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास x² ओवर, जो है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ सेंटर इज एट 0 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू 1। सही है, उसने बताया नहीं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, दो वैसे दो हैं, एक्स एक्सिस वाली भी है, वाई एक्सिस वाली भी है, उसने लिखा नहीं है, इसने यहाँ वाई एक्सिस वाली इक्वेशन नहीं लिखी हुई है, एक्स एक्सिस वाली लिखी हुई है, मैंने वो लिख दिया आपके पास। इसके बाद हमने कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व दिया हुआ और इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। कर्व दिया हुआ ही है 30, कर्व की इक्वेशन दी हुई है 3x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 12। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पर 4 और -3 पर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला ये y - y1 m इंटू x माइनस x। स्लोप निकालने हम, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 6x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 8y dy ओवर dx, ये 0 हो जाएगा, -8y dy ओवर dx, ये वहाँ जाके -6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, dy ओवर dx इक्वल हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 8y। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें 4, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें -3, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, तो 2 से 2 कैंसिल, बच गया -1/3, बल्कि -1 बच गया, सारे कैंसिल हो जाए, 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, -1 बच गया, ये आ गया स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, y - y1 दिया हुआ है -3 प्लस 3, ये आ गया -1, x - x1 दिया हुआ है 4, y प्लस 3 -x प्लस 4, सबको एक तरफ कर दें, x प्लस वाई प्लस 3 -4 हो जाएगा, तो x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की वैल्यू आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है हमारे पास, पहला ए ऑप्शन में, ये 1 यहाँ के बजाय वहाँ ले गया है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गए, 50 क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 31, ये सारे सिंपल इसी तरह से होंगे, कोई टेक्निक्स नहीं थी कि तेज़ी से आपने करना है। ये दिया हुआ है हमारे पास जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, जिसमें टेक्निक्स आएंगी बताऊंगा मैं आपको कि इस तरह होगा। ये दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट करना, पहले पावर को करेंगे, ये आ गया पावर, बेस को करेंगे, जाहिर सी बात है ये प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट का फार्मूला लग जाएगा। यही ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड चाहे तो इस फॉर्म में लिख दें या प्राइम करके लिख दें। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, आपका आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है, 2 × f(x)(gx), सही है ना। तो 31 का आंसर ये दिया हुआ है 2f(x)(g)(x) इंटू f(x) dy/dx g(x) प्लस g(x) फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड को हमने कर लिया। u इंटू वी से आप करते हैं, मैंने u इंटू वी से नहीं किया। अगर आप डेरिवेटिव जहाँ मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, आप जाके देखेंगे तो मैंने फर्स्ट और सेकंड से किया है। पहले वाले को हम फर्स्ट कहते हैं, दूसरे वाले को सेकंड, एक ही बात है। 32 में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये निकालना है। z दिया हुआ है हमारे पास, ये 32 z दिया हुआ है हमारे पास -7 प्लस √3 आउट। हमें कह रहा है कैलकुलेट करना है z माइनस जेड बार की पावर 3। z बार पहले निकालना है, माइनस में हो जाएगा आयोटा √3, ये प्लस का दिया, बार ऑपरेट करेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। पहले माइनस माइनस कर लें, जेड में से जेड बार माइनस कर ले, जेड ये दिया हुआ है माइनस जेड बार ये आ गया, तो ये हो गया -7 प्लस आयोटा √3, ये हो गया +7 प्लस आयोटा √3, प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टाइम आयोटा √3। मुझे इसका क्यूब निकालना है, क्यूब कर दें, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, √3 का क्यूब आ जाएगा 3 √3, आयोटा का क्यूब आ जाएगा माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा -24 √3 आयोटा। ये ऑप्शन में आंसर दिया हुआ देखें, √3 का क्यूब, √3 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पेयर हो गया, रूट से बाहर 3 √3, 2 तो रूट से बाहर था, उसका क्यूब 8 हो गया। आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है आयोटा, तो माइनस आयोटा लिखा हुआ है मैंने, तो ये आ जाएगा 24 -24 √3 आयोटा। तो इसका आंसर ये आएगा -24 √3 आयोटा, 33 ऑप्शन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है, इफ f(x) इक्वल टू x³ प्लस cos x, देन f(x) क्या कहलाएगा। ये दिया हुआ है फंक्शन, सही ना, हमने ये चेक करना है फंक्शन को, कि ये नीचे आंसर लिखा हुआ है इवन ऑड नाइदर, क्या फंक्शन है। तो इवन या ऑड करने के लिए फंक्शन में जो वेरिएबल होता है उसमें पॉजिटिव की जगह माइनस वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर वो रिटर्न आ जाए, ये तो cos x ही होगा। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये x³ हो जाएगा, ये माइनस cos x हो जाएगा, यहाँ प्लस का है, फंक्शन रिटर्न नहीं आया। अगर f ऑफ -x का रिजल्ट इक्वल आ जाए -f(x) के, तो फंक्शन हो जाता है ऑड, और f ऑफ -x का इक्वल आ जाए f(x) के, तो फंक्शन इक्वल होता है इवन, और दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो देन नाइदर। इसने आंसर में नाइदर लिखा हुआ है, नाइदर ऑड नॉर इवन, तो ना ये ऑड है ना इवन है, सही है ना। तो हम लिखते हैं कि नाइदर ऑड नॉर इवन, क्योंकि कंडीशन वैलिड नहीं हुई। ये f(x) इसके इक्वल है, प्लस है बीच में, माइनस नहीं है, तो हम लिखेंगे नाइदर ऑड नॉर इवन। 34
34 में वो कह रहा 34 में हमारे पास लिमिट दिया हुआ है, सॉल्व करना है इसे। लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये दिया हुआ है 3x² माइनस 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x² माइनस 8x प्लस 15। लिमिट वाले सवाल में लिमिट ऑपरेट कर देते हैं। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए तो हम उसे अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं और सॉल्व करना पड़ता है। आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लें, ज़्यादा आसानी से होगा। एल हॉस्पिटल रूल में हम करते ही हैं कि ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, नीचे वाले को अलग। x² का डेरिवेटिव 2x, x का 1 और कांस्टेंट का 0, इसका डेरिवेटिव 2x, x का 1 कांस्टेंट का 0, ये हो जाएगा 6x माइनस 7, ये हो जाएगा 2x माइनस 8। लिमिट अप्लाई करें, 18 में से 7 निकालेंगे, 3 6 18, 18 में से हम 7 निकालेंगे, लिमिट अप्लाई कर दें 6 इंटू 3 माइनस 7, 2 इंटू 3 माइनस 8, 18 माइनस 7 हो जाएगा 11 और 6 माइनस 8 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 11/2। ये आ गया माइनस 11/2, ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है माइनस 11/2 डी में, ये आंसर हो गया। 35 में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। हमें कह रहा है f प्राइम ऑफ x निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन को करेंगे कॉस एक्स, तो f प्राइम ऑफ x की वैल्यू ये आ गई 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। डायरेक्ट करेंगे ना हम इसे, तो ऑप्शन ए में आंसर दिया हुआ है, तो 35 का आंसर है 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ये आंसर है। ठीक है जी, 50 क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में वो कह रहा कि इफ dy इक्वल टू, ये दिया हुआ है हमारे पास, dy इक्वल टू ln x dx, डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, ये दिया हुआ है। कह रहा एंड द स्लोप एट एक्स वाई इज द सेम। कह रहा कि अगर हम एक्स वाई पॉइंट पर स्लोप निकालें तो ये सेम है, यानी इक्वल है। स्लोप ऑफ एक्स वाई एट एक्स वाई इज सेम एज व्हेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी स्लोप ऑफ एक्स वाई हम यूँ लिख दें, स्लोप एट एक्स वाई इक्वल है स्लोप ऑफ, कह रहा कि सेम व्हेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस के, ये कंडीशन दी। ये कह रहा फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालें। ठीक है जी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बने, हम ये कंडीशन यूज करेंगे। स्लोप एट एक्स वाई को इक्वल ले लेंगे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 होता है और स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस इक्वल टू जो है ना इनफाइनाइट होता है। ये आपने चैप्टर 7 में पढ़ा हुआ है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले हम इसे जो है ना कंडीशन बनाए इसकी, बोथ साइड्स हम ले लें साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेट तो नहीं होगा, ये इंटीग्रेट करने के लिए हमें बाई पार्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया था कि जब हम बाई पार्ट यूज़ करते हैं तो एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक को इंटीग्रेट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसकी पावर कम होता है, वो गायब हो जाए, एक फंक्शन रह जाए, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम 3 फंक्शन को डायरेक्ट वे में इंटीग्रेट करते हैं, पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए तो बाई पार्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अब मजबूरी ये है कि मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता। तो जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फार्मूला ये है ना, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसे u लेते हैं, तो u तो ये हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे dx को इंटीग्रेट करेंगे x आ जाएगा। तो ये x पहले लिख देता हूँ मैं, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v, ये आ गया x, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को, तो ये आ जाएगा 1/x, तो यहाँ लिख दें 1/x dx, क्योंकि इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। इससे ये कैंसिल, dx बच गया। ये हो गया हमारे पास
डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, लीनियर इक्वेशन में लिया। अब हमें निकालना है स्लोप। तो स्लोप निकालें। स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। c, ये स्लोप हो गया। अच्छा, यहाँ फार्मूला लाएगा, प्रोडक्ट फार्मूला लाएगा। तो फर्स्ट को एज इट इज रखें और एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x प्लस एल एन एक्स एज इट इज रहेगा। एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, एक्स को एक्स से रेस्पेक्ट करेंगे 1, ये कांस्टेंट है 0। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, ये बच गया 1 प्लस एल एन एक्स -1, -1 से +1 कैंसिल, स्लोप आ गया। कह रहा स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सही है ना। अगर स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो स्लोप की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, हमें एक्स निकालना है। तो एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स ले लें। ई रेस टू द पावर 0 का मतलब 1, एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल कर देगा, एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो इसका आंसर है हमारे पास 1, ये आंसर है। तो हमें ज़रा डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। थोड़ी सी मैंने आपको कहा कि जो है ना स्पीड बढ़ानी होगी ताकि तेज़ी से कर सके, मैंने डायरेक्ट वे में आपको करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 36 था ये फास्ट का पास पेपर है जो मुझे मिल गया है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने इंसिस्ट किया था मुझे, तो मैंने कर दिया ये, वरना मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ सारे, देखिएगा वो जो सबके लिए, फास्ट के लिए, नस्ट के लिए, के यू के लिए, सर सैयद के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर 3x का डेरिवेटिव निकालना। आसान सा, डिफरेंशिएट करना, पावर बेस कॉस का माइनस साइन होता है, और 3x को करेंगे, अब एंगल को करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 2 6, सही है ना। वरना ये तो फार्मूला ही बन जाएगा, साइन 2 यानी साइन 6x भी लिख सकते हैं, और 3 आ जाएगा ऐसी बात, -3 साइन 6x। अब देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। तो आंसर मेरा कल इसी टाइप का दिया हुआ है, 37 यही दिया हुआ है, -6 साइन 3x, नहीं इसमें कोई सा भी नहीं दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है, 3x तो दिया ही मानी है, साइन के साथ जो है ना x दिया हुआ है सिर्फ। ये लिखा हुआ है -6 साइन कॉस 3x साइन x, -6 कॉस 3x साइन x लिखा हुआ है, -2 कॉस 3x साइन x लिखा हुआ है, और नल, तो नल आ जाएगा इसका आंसर। ये कहीं भी नहीं है। इसको मैंने आपको बताया कि हम बहुत ज़्यादा यूँ लिख सकते हैं, साइन 2x और ये 3 पहले से, तो ये भी आंसर हो सकता था, -3 साइन 6x, ऐसा आंसर भी नहीं दिया हुआ है, तो ना इसमें से कोई सा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन कह रहा है वो हमारे पास के कर्व दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -8 हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, नॉट एक्सट्रीम वैल्यू, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू ही नहीं है। तो ये दिया हुआ है y इक्वल टू 38 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -8, ठीक है। इसके आंसर में ऑप्शन लिखा हुआ है कि नंबर 1 मैक्सिमम वैल्यू, नंबर 2 मिनिमम वैल्यू, नंबर 3 में लिखा हुआ है नॉट एक्सट्रीम वैल्यू, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू है ही नहीं। एक्सट्रीम वैल्यू में करवा चुका हूँ डेरिवेटिव में, एक्सट्रीम पॉइंट्स होते क्या है, ये कर दिया हुआ है, हम इसे 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेंगे तो कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट। वो पॉइंट डबल डेरिवेटिव में जब हम पुट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट 2 तरह से आएगा, या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फंक्शन हैज जो है ना, ग्रेटर देन 0 आएगा तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, और लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें बताना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, नहीं है। फर्स्ट टाइम पहले डिफ्रेंशिएट करें, 2x हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, एक दफ़ा और करें 2 आ जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लें, फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई, सही ना। ये पॉइंट यहाँ पुट ही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ x है नहीं डबल डेरिवेटिव में,
तो ये हमेशा यही रहेगा। तो डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम लिख देंगे। सही है ना, यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम। तो ऊपर तो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मिनिमम, तो टू ओनली लिखेंगे। बी में दिया हुआ है आंसर टू ओनली, मिनिमम नहीं लिखा हुआ है बल्कि यूँ लिखा हुआ है टू ओनली। मैं ये पेपर आपके लिए अपलोड कर दूंगा तो आप देखिएगा किस तरह लिखा हुआ है। टू में हमारे पास मिनिमम है, तो इसलिए हमने मिनिमम लिखा। 39 में कह रहा था इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही है ना, एंड 5 यूनिट्स अबव इट इज। ये सब चैप्टर 7 में है। याद रखना है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू वाई। और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y पर परपेंडिकुलर भी है। इसे हम ये भी कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एक ही बात है। और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू एक्स वन। जब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x पर परपेंडिकुलर होगा, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, y के पैरेलल है, और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और x पर परपेंडिकुलर है। और ये x के पैरेलल है तो y पर परपेंडिकुलर है। तो उसने सिर्फ ये कहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल। ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन आई कहाँ से, आराम से देखिए। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का हमारे पास फार्मूला ये है, स्लोप पॉइंट फार्मूला। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा। यही तो लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू। और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल हो जाएगा, इनफाइनाइट को लिख देंगे 1/0, ये 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू x1 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, हमारे पास सवाल ये है, हम डायरेक्ट लिखेंगे, याद रखना है आपने, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो 5 यूनिट अबव, एक तो x के पैरेलल है और 5 यूनिट ऊपर है, 1 2 3 4 5, तो y1 की वैल्यू दी हुई है 5। बिलो कहता तो माइनस में लेते, तो y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इस फॉर्म में भी आंसर दे सकता है, इस फॉर्म में भी। देखते हैं किस फॉर्म में उसने आंसर दिया हुआ है। y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ये आंसर हो गया। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू, तो जाहिर सी बात है cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स 40। सही है ना, आइए आगे करते हैं। 40 का आंसर है ये। 50 क्वेश्चन है टोटल, 41। ये उनके एडवांस मैथ का टॉपिक्स है। एडवांस मैथ वही है जो आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथ है, उसके अलावा बेसिक मैथ के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी करेंगे हम बाद में उसे। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमें कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की। यहाँ कर देते हैं, गिवन इक्वेशन ये है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सम ऑफ द रूट हम निकालने से गिवन इक्वेशन से, सम ऑफ द रूट इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू दी हुई है -2, ए की वैल्यू 1 दी हुई है 2 आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 41 का आंसर आपके पास आ गया 4। ये आंसर है, सही है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है डी में 4। इसी तरह कह रहा है कि द पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स
की पावर 2/3 इक्वल टू 9 इज, हमें पॉसिबल नंबर ऑफ रूट बताने हैं इसके कि कितने रूट होंगे। इक्वेशन ये दी हुई है एक्स 2/3 इक्वल टू 9, इसे हम यूं लिख लें। सही, इस स्क्वायर को वहां ले जाएंगे, स्क्वायर खत्म करेंगे, रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, इस क्यूब को इसको वहां ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, सॉल्व नहीं करना इसे, हमें पॉसिबल नंबर ऑफ रूट बताने हैं। रूट्स हमें हमारा सवाल ये दिया हुआ है, कह रहा है कि द पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन ये दी हुई है, इसके पॉसिबल नंबर ऑफ रूट बता दें। रूट्स वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल को कहते हैं। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी भी जरिए से हम फाइंड कर लें। अच्छा, वेरिएबल पर जितनी पावर होगी, अगर पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है तो 1 रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आते हैं, क्यूब वाले में 3 रूट्स आते हैं। लेकिन पावर आपके पास जो है ना नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल नंबर फॉर्म में गिवन होना चाहिए 1 2 3 4 5, और अगर पावर इस फॉर्म में गिवन होगा तो फिर नो रूट्स लिख देंगे। तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स जो है ना इस इक्वेशन के कोई भी नहीं होंगे, हम लिख देंगे नो रूट्स। ऑप्शन में दिया हुआ है नो रूट्स। 43 में कह रहा कि द रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जो है ना कोफिशिएंट आर रेशनल एंड हुज 1 रूट इज प्लस √2 प्लस √9 इज। अब हमने बताना है कि रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है जिसके रूट्स हमारे पास ये दिया हुआ है √2 प्लस √9। हमारे पास 4 इक्वेशन गिवन है। एक गिवन है ए में x² माइनस 7x माइनस 11, दूसरी इक्वेशन गिवन है बी में x² माइनस 6x प्लस 7, थर्ड में गिवन है हमारे पास -x² माइनस 2x, थर्ड ये दिया हुआ है -x² माइनस 2x प्लस, यानी सी में दिया हुआ है -x² प्लस 2x माइनस 1, और डी में दिया हुआ है x² माइनस 13x माइनस 15। सवाल कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोएफिशिएंट आर रेशनल, जिसके कोएफिशिएंट रेशनल है, एंड हुज 1 रूट इज, और उसका एक रूट दिया हुआ है। एक रूट दिया हुआ है ये, हमने बताना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ये है, ये है, ये है, या एक तो फिर यही है कि हम चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो उसमें से एक रूट किसी एक का ये आ जाएगा, लिख देंगे। और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम ये रूट सब में पुट करके वेरीफाई कर लेंगे, ये ज़्यादा आसान तरीका है। पहले वाले को अगर वेरीफाई करते हैं तो पहले वाली इक्वेशन ये दी हुई है √2 प्लस √9 होल स्क्वायर माइनस 7 √2 प्लस √9 माइनस 11 इक्वल टू 0, ए प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 9 का 18 प्लस b² 9 7 √2, ये हो जाएगा 7 √9 माइनस 11 इक्वल टू 0। सही है ना, 9 और 2 11, ये माइनस का 11 है, ये 7 7 ऐड करेंगे 7 रूट नहीं, ये ऐड नहीं होगा, ये √9 है, √9 का मतलब 3 होता है, और √18 का मतलब हो जाएगा हमारे पास, √18 को बाहर निकालेंगे तो जो है ना 9 2 सा 18 होता है, यानी 3 बाहर आ जाएगा 2 रूट के अंदर, और ये 9 रूट से बाहर आ गया 3 हो जाएगा। सही है जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 √2, ये हो गया 7 √2, और ये 21 कैंसिल नहीं हो रहा ये। सही है ना, 7 में से 6 निकाल देंगे, -1 का बचेगा √2। वेरीफाई करना चाहिए जो है ना लेफ्ट और राइट दोनों सेम आना चाहिए, तब वो रूट कहलाएगा। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ चारों एक एक करके, ताकि जो है ना आपको पता चले कौन सा रूट लाई कर रहा है। इस पर नहीं हुआ, हम इस पर करके देख लेते हैं। a² ये दिया हुआ हमारे पास, ये नहीं हुआ, -6 √2 प्लस √9, सही है ना। √9 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, बजाय इसके √9 लिखे, उसने रूट ये दिया हुआ है √2 प्लस √9, मैं और आसान कर लूँ, इसे 3 लिख दूँ,
तो रूट ये दिया हुआ है √2 + 3 का होल स्क्वायर -6 √2 + 3 + 7 जीरो आना चाहिए A² 2 + 2ab 2 3 6 √2 प्लस B² 9 6 √2 6 3 18 + 7 सही है ना। तो 9 और 2 11 और 7 18 प्लस का और ये माइनस का 18 और ये प्लस का ये माइनस का, इसका मतलब जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स गिवन है हमारे पास। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बतानी थी। सवाल हमारे पास ये है 43 में। सवाल हमें दिया हुआ है कि द रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोएफिशिएंट आर रेशनल, सही ना, और उनमें से एक का रूट दिया हुआ है। तो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है हमारे पास बी x² - 6x + 7। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे x² - 6x + 7 = 44। तो जब भी आपको रूट देगा ना तो बजाय आप रूट से कैलकुलेट करने के जो इक्वेशन गिवन होगी हमें तो इक्वेशन निकालनी होगी, तो उस इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे हम। अगर दोनों रूट्स दिए होते तो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। 44 में कह रहा है कि ओमेगा बीइंग द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सही है ना। जो है ना देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना सही है, करेक्ट है। स्टेटमेंट हमारे पास ये दिया हुआ, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ। नंबर 1 दिया हुआ है ω² = 1/ω। दूसरा दिया हुआ है ω⁻³ है 1/ω, और n बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। और थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है ω⁻n + 1 + ω⁻n + 2 = 0। और दोबारा कह रहा है n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमने बताना है स्टेटमेंट कौन सा सही है। पहला वाला बिल्कुल राइट है। अगर ये लिखे हम इसे, ये यहाँ जाके ω³ हो जाएगा। ω³ 1 के इक्वल होता है, करेक्ट स्टेटमेंट। ये सेकंड, इसे हम यूँ लिखना, तो ω³ 1 के इक्वल होता है। 1 की पावर n का मतलब 1, तो ये करेक्ट नहीं है। इसे यहाँ ले आए तो ये ओमेगा हो गया और ये 1 हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं है। थर्ड वाले पे आ जाए। थर्ड वाले पे अगर मैं यहाँ ओमेगा की पावर n और इसे हम ब्रेक कर दें, 0 दिया और यहाँ से ओमेगा की पावर n कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच जाएगा 1 + ω + ω²। ये होता है 0 के इक्वल। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। आइए देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ आंसर हमारे पास। ऑप्शन में लिखा हुआ है ए में फर्स्ट ऑनली, बी में लिखा हुआ है सेकंड ऑनली, सी में लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड ऑनली, डी में लिखा हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड। तो डी वाला सही है 44 का, फर्स्ट एंड थर्ड। 45 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 45 में वो कह रहा कि इफ वन रूट ऑफ 5x² + 7ab dx - t² + 196 is 0 then it is equal to, ये सवाल दिया हुआ है। इक्वेशन ये दी हुई है 5x² - +7ab dx - t² + 196। ज़रा मैं इसे अरेंज करके लिख दूँ ABD × x, माइनस कॉमन ले लें यहाँ से या प्लस वाले को पहले लिख दें। कह रहा है इस इक्वेशन का एक रूट 0 है। कह रहा है इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0 देन, सही है ना, इट इज इक्वल टू, तो फिर ये किसके इक्वल होगा। आंसर में लिखा हुआ है -14 0, तो निकाल लेते हैं 1√0 सम ऑफ द रूट निकाल लें, -b/a। b की जगह दिया हुआ है ये, a की जगह दिया हुआ है 5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना, c/a। सम ऑफ द रूट वैसे ही नहीं निकालना चाहिए था, a की जगह दिया हुआ है 5।
कह रहा है एक रूट जीरो है, अगर मैं यहाँ कोई भी एक रूट जीरो पुट कर दूँ, अगर अल्फा की जगह जीरो पुट कर दूँ तो बीटा बच जाएगा, और बीटा की जगह जीरो पुट कर दूँ तो अल्फा बच जाएगा। यहाँ पुट करने से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ की दोनों में से किसी की जगह जीरो पुट करेंगे, जीरो हो जाएगा, 5 यहाँ आके जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 196 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 196, और टी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 196, 196 का रूट निकालेंगे प्लस माइनस 14। ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर, ए में लिखा हुआ है -14, बी सी में लिखा हुआ है प्लस माइनस 14, तो सी ऑप्शन है प्लस माइनस 14। उसने मिस कर दिया, उसे कहना चाहिए था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, बस उसने कंडीशन लिख दी। अब ये फ्रैक्शन का एक सवाल है, वो कह रहा है कि एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। सवाल ये दिया हुआ है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बता रहा, इसके फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है, सही ना, सिर्फ फॉर्म में लिखना है हमारे पास और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह लिखूंगा ना, ए ओवर दिस प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू प्लस सी ओवर स्क्वायर है तो ये 2 टाइम लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है, तो लिख दें ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म में ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस टू इक्वल टू -1, देन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, वो कह रहा है कि जो है ना 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या नो रूट्स आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है -1। ठीक है जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 में ये सवाल दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ रूट्स बताने कितने आएंगे, 1 2 3 4 या नो रूट्स। तो चूंकि ये रूट में दिया हुआ और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव में वैल्यू है, इसलिए इसके कोई रूट्स नहीं हासिल होंगे, नो रूट्स। डी ऑप्शन है 48। अगर वहाँ -1 नहीं होता तो देन स्क्वायर करके हम उसे सॉल्व कर लेते, कोई रूट हासिल नहीं होगा। अच्छा जी, 48 में कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन सम ऑफ अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा एंड बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू। हमें वो कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन ये दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमें निकालना है द सम ऑफ, हमने सम निकालना है अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा और बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा। हम सिंपल क्या देता, वैल्यू लिख के देता कि फाइंड द वैल्यू, उसने लैंग्वेज में लिख के दिया है सम ऑफ अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। तो ये रूट दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट यहाँ से निकाल लें माइनस बी ओवर है, ये आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लें सी ओवर है, ये आ जाएगा। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सम लेंगे एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, 2 टाइम हो जाएगा अल्फा बीटा, और इसे जगह करके देखिए सबकी वैल्यू है मेरे पास 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है 5/3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2/3, तो माइनस के साथ लिख दें -2/3, अल्फा बीटा की वैल्यू है 5/3, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 -2 डिवाइडेड बाई 3 5/3, 3 एलसीएम में आ जाएगा 10 -2 डिवाइडेड बाई 5/3, 3 से 3 कैंसिल, ये बच जाएगा 8/5। तो ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है 8/5, सही है ना, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 8/5। 49, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि इफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है हैज रूट्स अंडर रूट अल्फा एंड 1 ओवर अंडर रूट अल्फा, देन के इज इक्वल टू। एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, इक्वेशन गिवन है 7x स्क्वायर प्लस 15x प्लस के, कह रहा है इफ द इक्वेशन हैज रूट्स, इसके रूट्स की वैल्यू निकाल के इस फॉर्म में दी गई है अंडर रूट अल्फा एंड 1 ओवर अंडर रूट अल्फा क्वाड्रेटिक, सही है ना, हमें के की वैल्यू निकालनी है।
हमें वैल्यू निकालनी है के की, सम ऑफ द रूट निकालने, माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने सी ओवर ए, सी की जगह दिया हुआ है के, ए की जगह से रूट अल्फा की जगह दिया हुआ है रूट अल्फा, और बीटा की जगह दिया हुआ 1/√अल्फा। यहाँ पुट करने से ज़रा सॉल्व करना पड़ता है। ये आ गया के की वैल्यू आ गई, ये आ गया 1 = k/7, के की वैल्यू आ गई 7। ऑप्शन में आंसर में लिखा हुआ है 7, देखते हैं -11 to 7, सी दिया हुआ ऑप्शन 7। 50, क्वेश्चन नंबर 50 में वो कह रहा कि इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 41 / 20, देन द नंबर इज। क्वेश्चन नंबर 50 का सवाल है, वो कह रहा है कि इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, कोई एक नंबर लें, सपोज दैट नंबर x ले लेते हैं और उसके रेसिप्रोकल में सम कर देते हैं, तो रिजल्ट दिया हुआ है 41 / 20, कह रहा फाइंड द नंबर फाइंड। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20x², 41 को यहाँ ले आए +20 = 20, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए और नंबर दोनों निकाल लीजिए, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है वो आंसर हो जाएगा, या दूसरा तरीका ये है कि वो जो नंबर आंसर में दिए हुए हैं उन सबको चेक कर लिया जाए, तो हम आंसर बड़ी तेज़ी से चेक हो जाएगा। तो पहला नंबर दिया हुआ है 5/4, पुट करके देखिए यहाँ पे 5/, जीरो आना चाहिए, प्रूव 25/16, 4 5s are 20, 4 4s are 16, एलसीएम आ जाएगा 4, ये इसमें मल्टीप्लाई करें 5 5s are 25, 125 आ जाएगा, 5 1s are 5, 5 4s are 20, और ये आ जाएगा 80, 80 में 125 ऐड करें 205, ये प्लस का ये माइनस का 4, 0/0, इसका 0/4 का मतलब 0, वेरीफाई हो गया। तो नंबर दिया हुआ है 5/4, ये आंसर है। तो एडवांस मैथ के इसमें 50 क्वेश्चन दिए हुए थे, सारे के सारे मैंने सॉल्व कर दिया। अब बेसिक मैथ के क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रीवियस मैं आपके लिए चल रहा हूँ, मैंने एनएडी के लिए हवाले थे। ये अलग मसला है कि मेरे पास एनएडी की बुक थी, तो प्रोबेबिलिटी के मैंने तमाम एनएडी वाले सवाल सॉल्व कर दिए थे। अब उसमें एक टॉपिक रहता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अब मैं वो सॉल्व करूँगा। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे वो सॉल्व कर दूंगा, वरना कुछ कहीं से सवाल मिलेंगे वो सॉल्व कर दूंगा। ये डेटा सबके लिए सही है ना। ये अलग मसला है कि मैं एनआईडी के सवाल मैंने सॉल्व कर दिए, तो वैसे ही सवाल दूसरी जगह भी आते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। मैं चैप्टर पहले ब्रीफ करता हूँ, सारे फार्मूले लिखता हूँ, फिर उसकी एग्जाम्पल बनाता हूँ और सॉल्व करता हूँ, तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान है। उस टाइप के आप जैसे भी सवाल आ जाएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। ये तो पर्टिकुलर सवाल थे जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।